तो देखो नेशनल इनकम स्टार्ट किया था, नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो आपने बताई वो ठीक है, बस इसमें अपने को फाइनल गुड की फाइनल वैल्यू याद रखनी है। पल्लव, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम ये होती है कि निश्चित समय में जो टोटल गुड्स होता है और अपने प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू। फाइनल वैल्यू, उसी को अपन क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोला जाता है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब आज हमको नेशनल इनकम के साथ साथ में देखो इस वाली पूरी क्लास में, मतलब ये जो क्लासें चल रही हैं नेशनल इनकम वाला टॉपिक लिया है, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में ही हम जीडीपी पढ़ लेंगे, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में ही हम जीएनपी, ये बताऊंगा सब में क्या होता है, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में ही हम एनएनपी पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी और एक पढ़ना पड़ेगा आपको नॉर्मल रेसिडेंट। दो चीज़ें समझनी है, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, डोमेस्टिक, क्या हो रहा है इन सबको, टेरिटरी। देखो अगर अपन बात करें डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक और की मैंने आपसे बात की है जिसको मैंने क्या बोला है, नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी को? घरेलू सीमा क्षेत्र। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, टेरिटरी मतलब सीमा क्षेत्र, तो हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको? मैं लिख देता हूँ घरेलू, घरेलू सीमा क्षेत्र। एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स को क्या बोलेंगे अपन? सामान्य निवासी। क्या बोलेंगे? सामान्य निवासी। अब पहले अपने को ये दोनों जानने पड़ेंगे कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। देखो अगर कभी मैं आपसे बात करूं कि सपोज दैट अपने को नेशनल इनकम निकालनी है, और नेशनल इनकम में भी आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब तुम क्या समझ पा रहे हो, मतलब क्या लगता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? जैसे कि देखो अपन इधर ही समझ लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी को, कि मान के चलो, मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ये अपन इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट ये अपना इंडिया की क्या है, टेरिटरी है, इंडिया की सीमा रेखा है ये, ठीक है। इंडिया का मैप अपन ने पूरा नहीं बनाया बट सीमा रेखा अपन ने ये बनाई है, ठीक है। तो इस देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, देश के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह चल रही हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही, इसके साथ साथ में डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या शामिल होगा अपन वो देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात से जब भी बात करूंगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी में भारत की सीमा के अंदर जितने भी सिटीजन्स की कमाई है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब तो शामिल होंगे, इसके साथ साथ में और क्या शामिल होगा वो अपने को देखना है। आपने बच्चों का भी नाम सुना होगा इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी नाम सुना होगा, भारतीय दूतावास बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मान के चलो अपना यहाँ का कोई क्रिमिनल, ठीक है, मतलब भारत का कोई क्रिमिनल क्राइम करके मान के चलो भाग गया कहाँ पर, किसी अदर कंट्री में, तो किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट उसको पकड़ के इंडियन एम्बेसी को दे देगी, इंडियन एम्बेसी वापस उसको इंडिया की जेल में लाके पटक देगी, ठीक है। प्लस और क्या काम होते हैं इसके, मान के चलो कि अपने यहाँ के कोई सिटीजन किसी अदर कंट्री में रह रहा है, तो उस अदर कंट्री में अपने सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और परेशानी है तो उसके बारे में पता लगाना, उसको रिजोल्व करना, वो सारे काम ये कर रही होती हैं इंडियन एम्बेसी। हिंदी में बोलते हैं अपन भारतीय दूतावास, ठीक है। इंडियन एम्बेसी याद रखो, सही रहेगा। और एक और नाम सुना होगा आपने, हाई कमीशन, एक और नाम सुना होगा आपने, हाई कमीशन, हिंदी में बोलते हैं उच्च आयोग। क्या बोलते हैं? उच्च आयोग। तो हाई कमीशन भी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होते हैं। हाई कमीशन का काम क्या होता है ये आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, अभी अपनी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई नहीं है, जब स्टार्ट होगी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो एक तो हाई कमीशन होता है, एक इंडियन एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, इतने याद रखना है। एंड अगर इसके साथ साथ मैं और बात करूं, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं डिटेल में, देखो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा क्षेत्र बोलते हैं, एंड नॉर्मल रेसिडेंट को सामान्य निवासी बोला जाता है। पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए जैसा कि मैंने पहले एक मैप बनाया है, ठीक है, इस मैप में मैंने पहले नंबर का आपको बताया बच्चों इंडियन एम्बेसी, इसके बारे में बताया है। सेकंड मैंने आपको बताया है हाई कमीशन, उच्चायोग के बारे में। एंड थर्ड नंबर का होता है
कंसुलेटेट्स, जिसको अपन बोलते हैं वाणिज्य दूतावास, ठीक है, मतलब बिजनेस से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है। एंड शिप, जहाज, मान के चलो बच्चों कि अपने यहाँ का कोई जहाज है, अमेरिका, दुबई या किसी अदर कंट्री में गया है, ठीक है, तो जहाज तो अपने यहाँ का है ना भाई, बनाया अपन ने, बनाने में पैसा लगाया अपन ने, उसमें सामान भले अपना हो, भले अपन उसको बेचने जा रहे हो, पर सब कुछ तो अपना ही है, जहाज तो अपना ही है, तो वो भी किस में शामिल होगा, वो भी शामिल होगा अपना किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। किस में शामिल होगा, वो भी अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, इतना याद रखना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडियन एरोप्लेन, भारतीय हवाई जहाज, जब मतलब हमारे गांव में चील गाड़ी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, चील गाड़ी। ये हवाई जहाज और एरोप्लेन वगैरह तो अभी अभी है, वरना चील गाड़ी चलती थी, ठीक है। तो सुनो, तो एरोप्लेन की अगर मैं बात करूं तो एयर इंडिया एरोप्लेन जो होते हैं वो दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, पर वो रहेंगे किसका हिस्सा, डोमेस्टिक टेरिटरी का, क्योंकि भाई हमारे हैं। तो जो चीज़ हमारी है वो दुनिया में कहीं भी हो, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा, सिंपल बात। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो चीज़ हमारी है, हमने स्थापित की है, चाहे हमने बनाई है, चाहे हमारे देश के लिए, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल्स कुछ मैंने लिख दिए हैं बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। देखिए, इंडियन एम्बेसी हमारे यहाँ भाई, ठीक है, हाई कमीशन हमारे यहाँ, चाहे वो दूसरी कंट्री में स्थापित हो, पर हमने किए हैं ना हमारे देश के लिए। कंसुलेट, वाणिज्य दूतावास हमारे हैं। शिप, जहाज, चाहे वो किसी भी देश में जाएं, हमारे हैं। एरोप्लेन, जो भारतीयों द्वारा दूसरे देशों में ले जाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन सिटीजन है, चाहे वो एरोप्लेन को किसी भी कंट्री में लेके जाएं, लेकिन फिर भी है तो हमारे। समझ पा रहे हो। एंड रिसर्च सेंटर्स, जितने भी रिसर्च सेंटर हैं बच्चों जो इंडिया ने बनाए हैं, चाहे वो दूसरे देश में हो, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम की बात करें और वो बात करे डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ में, तो फिर आपको ये सब पता होना चाहिए। भारत के अंदर का सारा मामला तो आता ही है, भारत के अंदर के अलावा ये सारे भी आते हैं बच्चों इसमें। समझ पा रहे हो। तो रिसर्च सेंटर की अगर मैं बात करूं या रिसर्च एरिया की मैं बात करूं, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो मैंने 3 रिसर्च सेंटर लिखे हैं, एक हिमाद्री रिसर्च सेंटर, भारती रिसर्च सेंटर और एक है मैत्री रिसर्च सेंटर। अब आपको ये बताना है सबसे पहले कि हिमाद्री रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। किसी को आइडिया? याद रखना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट बता देता हूँ, ये नॉर्वे में है। कहाँ पर है? नॉर्वे में है, ठीक, लिखना नहीं, मिल जाएगा, सब आपके लिए ये, ठीक है। ये लिख लेना, यहाँ पे नॉर्वे में है, बाद में जब मिले, ठीक है। इसके अलावा भारती और मैत्री ये अंटार्कटिका में है। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में ये अपने रिसर्च सेंटर है। भले ही ये नॉर्वे और अंटार्कटिका में स्टेब्लिश हैं, लेकिन है तो हमारे। तो ये भी किस में आएंगे बच्चों? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत। समझ पा रहे हो। तो जो चीज़ इंडिया की है भैया, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लें हम, इसको अच्छे से समझना है बच्चों आपको। EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। इधर देखो, देखो ध्यान से, इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, EEZ फुल फॉर्म क्या होगी? एक्सक्लूसिव, पहले मैंने इकोनॉमिक पहले बोल दिया था, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसी को बोलते हैं EEZ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, EEZ। कभी आपसे कोई पूछ ले स्टूडेंट कि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो कभी कभी आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी बच्चों कि हमारे यहाँ के मछुआरे श्रीलंका की बॉर्डर की तरफ चले गए, या हमारे यहाँ के मछुआरे अपने समुद्र की सीमा रेखा को पार करके दूसरी कंट्री की तरफ घुस गए। ये क्या है मतलब? तो सिंपल है, देखो हमने क्या कर रखा है, हमारे समुद्र की सीमा, मतलब हर देश ने अपने अपने समुद्र की सीमा रेखा को डिसाइड कर रखा है। हमने क्या कर रखा है बच्चों कि हमने हमारे समुद्र, मतलब हमारी जो इंडियन टेरिटरी है ये वाली, तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं? वेस्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार सीमा। क्या बोला जाता है इसको? आधार सीमा। अब देखो, इसके इधर सी
सी वाटर है, समुद्र का पानी है। इधर एक कंट्री आता है, फिर इधर सी वाटर, समुद्र का पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो कोई मछुआरा है बच्चों, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कोई मछुआरा है, तो ये मछुआरा कितनी दूरी तक मछली पकड़ने के लिए जा सकता है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, तो याद रखना है बच्चों आपको 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोई भी मछुआरा हुआ या कोई भी हुआ, चाहे आप हुए, आपका ही मन कर रहा है कि मुझे समुद्र में घूम के आना है, आप जा सकते, 200 नॉटिकल माइल तक घूमो, मन भर जाए तो आ जाओ। और 200 नॉटिकल माइल बहुत ज़्यादा होता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कपिल सर ने बताया नहीं, मैंने तो बताया भैया कि 200 नॉटिकल माइल तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो याद रखना है, इसी को बोलते हैं बच्चों इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल, मान के चलिए कि यहाँ से 200 नॉटिकल माइल अपन मान लेते हैं कि इतने तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 200 नॉटिकल माइल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो भी पैसा कमाया, अर्न किया, चाहे मछली पकड़ के अर्न किया हो, चाहे आपने मतलब जो समुद्र में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सब करके अगर आपने पैसा कमाया, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज भी किसमें इंक्लूड होंगी? डोमेस्टिक टेरिटरीज में। किसमें इंक्लूड होंगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में। यहाँ तक कंप्लीट है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ रही है आपको? भाई जो इंडिया का है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी है, सिंपल बात। बस आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है। कभी कभी ऐसे बहुत से लोग पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि EEZ या इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, याद रहेगा। और कोई आपसे कभी पूछ ले कि समुद्र में आप कितनी दूरी तक जा सकते हो, तो याद रखना है आपको 200 नॉटिकल माइल्स। अब आगे चलिए देखो, अब अगर आगे बात करूं मैं आपसे, ये तो मैंने आपको बता दिया सारा की सारा ये वाला, अपन ने देखो यहाँ पे बात की थी, तो ये सारा की सारा तो मैंने बता दिया आपको ये वाला डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा क्षेत्र, ये कंप्लीट है यहाँ तक। अब अपन समझ लेते हैं नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, मैं उधर भी लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है वो समझो ध्यान से। देखो नॉर्मल रेसिडेंट मैंने लिखा होगा, ये एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने कुछ, हाँ ये याद रखने, हिमाद्री कहाँ पर है, भारती कहाँ पर है और मैत्री कहाँ पर है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, बाकी सारा सेम। अब देखिए नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट को पढ़ने के लिए या सामान्य निवासी, सबसे पहले आपको मैं 2 वर्ड बता रहा हूँ जो कि मैंने आज आपको बताए थे वहां पे, ठीक है। एक वर्ड होता है स्टूडेंट सिटीजन, सिटीजन्स, और एक होता है अपना रेसिडेंट। अरे आज मुझे लग रहा है इसका मूड नहीं है। देखो देखो सिटीजन्स मतलब होता है नागरिक, रेसिडेंट्स मतलब होता है निवासी। दोनों में क्या डिफरेंस है? निवासी मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? विशाल सर, सिटीजन जो परमानेंट रेजिडेंट और निवासी एमडी, सिटीजन जो परमानेंट है वो क्या कहलाएंगे? सिटीजन। सिटीजन्स, ओके। और नागरिक जैसे सिटीजन तो हो गए, एक कंट्री के हो गए, ओके, निवासी तो अपन का ही जैसे रेजिडेंट एमडी साइडर बाहर से आए लोग भी हो सकते हैं। हाँ सही। तो देखो सिंपल बात है कि भाई सिटीजन्स मतलब भारतीय नागरिक और रेसिडेंट मतलब निवासी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई विदेश का यहाँ पे आकर के रेसिडेंट बन जाए, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, सही है। हाँ आपको तो काफ़ी नॉलेज है, सबको इंटेलिजेंट हो आप सबको, हाँ सही है, मतलब मुझे सही बैच मिला है। चलो मैं सोच रहा था मामला गड़बड़ है, सही है। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपको सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं अपन, 2 वर्ड और समझो। आज ना ये इस बोर्ड का ना मूड ही नहीं है पढ़ने का। रेसिडेंट, निवासी या नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो नॉर्मल रेसिडेंट सामान्य निवासी।
तो देखो इसको अपन दो तरीके से पढ़ेंगे, इसमें क्या शामिल होता है, मतलब किस किस को नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर सामान्य निवासी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और किस किस को शामिल नहीं किया जाएगा। तो अपन इसके दो कॉलम बना लेते हैं भाई। एक कॉलम में अपन लिख लेते हैं जो शामिल होने वाले हैं, मतलब इंक्लूड, और एक में क्या लिख लेते हैं, एक्सक्लूड। ठीक है, एक में लिख लेते हैं एक्सक्लूड या जो शामिल नहीं होंगे। तो मैंने एक्सक्लूड बता दिया, मैं हिंदी में लिख देता हूँ शामिल नहीं। अब सुनो, अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं सामान्य निवासी, ये भी लिख देता हूँ। देखो अब इसमें क्या क्या शामिल होंगे पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप चलिए इधर देखो, इंक्लूड, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। देखो पहली बात तो इंडिया के सारे सिटीजन्स इसमें शामिल हैं, भारत के सारे नागरिक इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे आपको याद रखना है, एंड इंडिया की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी संस्थाएं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो सब भी इसमें शामिल होने वाले हैं, इतना याद रखना है। तो अपन दो वर्ड तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं अपन, सिटीजन, मैं ऐसे लिख दूं केवल सी, क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, और यह लिख देता हूँ मैं पूरा, एंड क्या, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन। एंड आगे देखिए, अगर आगे बात करें कोई फॉरेनर सिटीजन, जो मतलब देखो सिंपल बात मैं बताता हूँ आपको, मान के चलो कोई फॉरेनर सिटीजन है, विदेशी नागरिक है, वो इंडिया में आया, इंडिया में लगभग मान के चलो 1 साल रहा, और उसका इकोनॉमिक जोन भी इंडिया ही हो। अब इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि भाई वो पैसा कमाया और पैसा कमा के यहीं पे खर्च कर रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। कि देखो भाई मान के चलो आए विशाल सर, ये मान के चलो आए हैं अपने सामने दुबई से आए, मान लो आप इंडिया में आए, यहाँ पे आपने पैसा कमाया और अब वहाँ से भी पैसा लेकर के आए, खाली हाथ तो आओगे नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि भारत वाले बिल्कुल तुमको आइए मेहमान नवाजी के साथ साथ में घर भी फ्री देते हैं, कंपनी में जॉब भी फ्री देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ के लिए एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो मान के चलो ये आए तो वहाँ से पैसा लेके आए, यहाँ पे इन्होंने पैसा कमाया, अगर उस पैसे को ये यहीं पे खर्च कर देते हैं तो इनका इकोनॉमिक जोन भी यही है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने तो इनका इकोनॉमिक जोन यही बना। अगर इन्होंने इनके पैसों को इंडिया में खर्च किया तो भारत के लिए तो फायदा ही फायदा है, फायदा है अपने लिए। तो भाई पैसा उधर से भी आया, यहाँ से कमा के भी यहीं पे जा रहा है। अपना पैसा अपने देश में खर्च करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों से खूब पैसे लो, उनको बोलो कि देश की आय बढ़ानी है, बिल्कुल पैसे में से खूब खर्च करो, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, घर वाले बोले ना कि बेटा पैसे खत्म आ रहे, तो क्या हुआ, अपने देश की तो बात है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ने दो। हाँ, तो अगर अपना पैसा आप दूसरी कंट्री में जाकर खर्च करते हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर अपना पैसा आप अपनी ही कंट्री में खर्च कर रहे हो बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खूब पैसा खर्च करना है, फुल पैसा खर्च करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पैसा है, आप सब तो बिल्कुल पैसे वाले हो, दिक्कत ही क्या है फिर, सही है ना। चलिए वापस, तो अगर कोई मान के चलो बच्चों फॉरेनर है, भारत मतलब विदेशी नागरिक है, इंडिया में 1 साल से अधिक वर्ष से रह रहा है, और जिसका इकोनॉमिक जोन कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया है, यहीं पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर वो किस में शामिल होगा, अपना वो नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल होने वाला है। ठीक है, तो अपन इधर लिख सकते हैं, अगर आपके लिए मैं लिखना चाहूँ तो इधर अपन लिख सकते हैं कि मान के चलो कोई फॉरेनर है, फॉरेनर सिटीजन है, ये कहाँ पे आता है, मान के चलो ये आता है इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में आकर के अगर मान के चलो ये अपने पैसे को भी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये शामिल होगा नॉर्मल रेसिडेंट में। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो, अगर आगे चले हम, देखो इंडिया का देखो कोई सिटीजन है मान के चलो, जो इंटरनेशनल बॉडीज में काम करता है और इनका कार्यालय भारत में। सिंपल बात मैं बताता हूँ आपको, देखो मान के चलिए स्टूडेंट्स के इधर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ पहले। तो देखो मान के चलो कि कोई इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन मान के चलो कि किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या अपन बोल सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और इंस्टीट्यूशन का ऑफिस इंडिया में है,
तो ये जो काम कर रहा है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जैसे कि देखो, मान के चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं WTO का, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, IMF का, एक WTO का और एक IMF का। सबसे पहले तो आपको इनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, जो कि आप सबको पता ही है। बताओ, यूएसए किसका है? इसमें ना पट्टियां नहीं है पल्लव, पता नहीं है, ओके। IMF का, चलो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, रुको पेशेंस। अब सुनो, पहले मान के चलो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ऑफिस मतलब कार्यालय, इनका ऑफिस मतलब कार्यालय। तो अगर मान के चलो बच्चों कि इनका जो ऑफिस है मतलब इनका जो कार्यालय है, अगर वो इंडिया में है, कहाँ पर है, अगर वो इंडिया में है इनका ऑफिस, और कोई इंडियन सिटीजन इनमें काम कर रहा है, तो फिर वो किस में शामिल होगा, नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल होगा। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। अब आगे चलिए, देखो अब वैसे ये सारा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब अपन ये तो अपन ने बात कर ली कि भाई क्या क्या शामिल होगा, अब अपन देख लेते हैं क्या क्या शामिल नहीं होगा किसमें, नॉर्मल रेसिडेंट में। अभी तक अपन ने जो बात की है कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या शामिल होगा, तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखा बच्चों कि नॉर्मल रेसिडेंट में भारत के सारे सिटीजन शामिल होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंडिया की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी संस्थाएं भारत की शामिल होंगी। नॉर्मल रेसिडेंट में मतलब संस्थाओं का मतलब है इसमें जो लोग काम कर रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट में कोई फॉरेन सिटीजन है वो इंडिया में मान के चलो आया है, ठीक है, और उसको 1 साल हो गया है रहते हुए, और उसने अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट जोन इंडिया को ही बना लिया है, मतलब अपना पैसा वहां से लेके आया, यहाँ पे कमाया और यहीं पे खर्च कर दिया, तो फिर वो भी किस में शामिल होगा, नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल होगा। एक और अपन ने पढ़ा है कि अगर मान के चलो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर इंडिया में है और अगर कोई इंडियन इनमें वर्क कर रहा है, तो वो भी किस में शामिल होगा, नॉर्मल रेसिडेंस। कंप्लीट है यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या शामिल नहीं होगा, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या शामिल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट देखिए कि भाई इंडिया की एक एम्बेसी विदेश में है, मान के चलो कि भारत का एक दूतावास कहाँ पर है, किसी अदर कंट्री में है, विदेश में, फॉरेन में है, ठीक है, और इसमें कोई विदेशी काम कर रहा है। देखो एक मिनट, मान के चलो ये एम्बेसी कहाँ की है बच्चों, इंडिया की है। कहाँ की है ये, इंडिया की एम्बेसी है, और ये कहाँ पर है, तो अपन मान लेते हैं कि ये यूएसए में है। कहाँ पर है ये, यूएसए में है। एम्बेसी कहाँ की है, इंडिया की, पर कहाँ पर स्थापित की गई है, यूएसए में स्थापित की गई है। और इसमें अगर मान के चलो कोई यूएसए का ही सिटीजन या कोई अपन बोल सकते हैं दुबई का सिटीजन काम कर रहा है, तो वो फिर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भैया रेसिडेंस एम्बेसी हमारी काम विदेशी कर रहा है, हम क्यों शामिल करेंगे, पागल थोड़ी ना है। हाँ, एम्बेसी किसकी, हमारी। दूतावास किसका है, हिंदी में बोलते हैं इसको दूतावास, क्या बोलते हैं, दूतावास, कि भाई दूतावास भारत का है, काम अमेरिका में भले स्थापित है, काम अमेरिका का कर रहा है, तो हम उसको हमारा निवासी क्यों कहेंगे भैया, वो तो अमेरिका का निवासी हुआ ना, हमारा क्यों है। तो एक तो ये शामिल नहीं होगा, समझ में आ रहा है बच्चों, पहला पॉइंट। सेकंड वाला देखो, देखो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको थोड़ा निकाल। अगर कोई इंटरनेशनल बॉडीज है जो भारत में है और उसमें कोई विदेशी काम कर रहा है, एक और बात आई है कि मान के चलो कोई इंटरनेशनल बॉडी है, कोई इंटरनेशनल बॉडीज है जो कहाँ पर स्टेब्लिश है, मान के चलो जो कि इंडिया में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, इंडिया में स्थापित है, और इस इंटरनेशनल बॉडी में मान के चलो कोई विदेशी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, कोई विदेशी, मतलब कोई फॉरेनर काम कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल नहीं होगा। हम क्यों करेंगे भाई, भले कोई भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमारी कंट्री में स्थापित है, लेकिन काम तो विदेशी कर रहा है, और वो पैसा कमा के भी कहाँ भेज रहा है, विदेश में। ये मान के चलो विदेशी कोई यहाँ पे काम कर रहा है, तो पैसा यहाँ तो रखेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। हमने पहली कंडीशन वही बोली है कि हम शामिल उसी को करेंगे भाई जो पैसा कमाएगा पर खर्च भी यहीं करेगा,
ठीक है। अगर यहाँ खर्च करना है तो ही हम आपको यहाँ का निवासी कहेंगे। अगर तुमने पैसा कमा के उधर भेजा दूसरी कंट्री में तो हम तुमको क्यों कहेंगे भैया सामान्य निवासी? इतने पागल तो है नहीं हम, ठीक है। तो सिंपल बात है कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज है जो कि इंडिया में स्थापित है और उसमें अगर कोई विदेशी काम कर रहा है तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहने वाले हैं। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। तो पहले वाले में देखा हमने कि मान के चलो कोई इंडिया की एमएनसी है जो कि यूएसए में स्थापित है, उसमें कोई विदेशी काम कर रहा है तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल नहीं करेंगे। सेकंड हमने देखा कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है मान के चलो, ठीक है, जो कि इंडिया में स्थापित है, उसमें कोई विदेशी काम कर रहा है तो उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखो थर्ड नंबर का। देखिए कोई मान के चलो फॉरेन एमएनसी है, विदेशी दूतावास है, ठीक है, मतलब कोई विदेशी दूतावास में कोई विदेशी काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसमें तो बोलना ही क्या कि मान के चलो कि कोई क्या है फॉरेन एमएनसी है, ठीक है, इस फॉरेन एमएनसी या विदेशी दूतावास में काम भी कौन कर रहा है? कोई फॉरेनर। तो फिर हम इसको क्यों शामिल करने वाले हैं? जब कोई विदेशी काम कर रहा है और वो भी एमएनसी भी विदेशी है तो हमको क्या ही मतलब आ रहा है? करता रहे काम भाई, हम तुझे क्यों मतलब इंडिया का रेसिडेंट घोषित करेंगे? नहीं करेंगे। तो 3 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट तो हमने ऐसे देखे हैं बच्चों, जिनमें एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जिनको हमने नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल किया है। एक बात विजन करा देता हूँ, इंडिया का सिटीजन, इंडिया की कोई भी संस्थान, और अगर मान के चलो कोई फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में आया है और इंडिया में ही पैसे खर्च कर रहा है तो हम उसको शामिल कर लेंगे, प्रॉफिट हमारा है, ठीक है। फोर्थ नंबर का हमने शामिल किया है कि मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑफिस, उसका कार्यालय इंडिया में है तो और उसमें काम कौन कर रहा है? इंडियन सिटीजन काम कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ काम करेगा, पैसे मिलेंगे, भेजेगा तो इंडिया में, और इंडिया में पैसे भेजेगा वो, सही है, क्या दिक्कत है? अपने यहाँ तो पैसा आ रहा है ना, ठीक है। अब इधर अगर बात करें अपन बच्चों, मान के चलो क्या क्या शामिल नहीं होगा, तो ये शामिल नहीं होंगे नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी में ये शामिल नहीं होंगे। मान के चलो इंडिया की कोई दूतावास, मतलब इंडिया की कोई एमएनसी है जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है, यहाँ पर काम भी कोई विदेशी कर रहा है तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। मान के चलो कोई इंटरनेशनल बॉडीज है बच्चों, ठीक है, जो कि इंडिया में स्थापित है लेकिन काम उसमें विदेशी कर रहा है तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। चलो क्या बताओ, अगर कोई इंटरनेशनल बॉडीज है जो कि इंडिया में स्थापित है, अगर उसमें कोई इंडियन काम करे तो शामिल करेंगे क्योंकि भारतीय भैया, ठीक है। एक और कोई मान के चलो फॉरेन एमएनसी है लेकिन उसमें काम भी कोई विदेशी कर रहा है तो उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो आपको आज बहुत टफ वर्ड है बच्चों दोनों ये, ठीक है, बहुत कम मतलब ऐसी क्लासें आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट समझाया गया हो। तो यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हुआ है एक बार टाइम बताओ मुझे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ तक सब समझ में आ गया है आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ एनआरआई, एनआरआई को शामिल करते हैं अपन, ध्यान रखना है, ठीक है। एनआरआई हमारे देश के सिटीजन्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे वो भी। एनआरआई फुल फॉर्म क्या होती है? अरे वाह, हाँ भाई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, वही तो एनआरआई है, ठीक है। मतलब हमारे देश के कुछ नागरिक काम करने के लिए या जॉब करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनआरआई का टैग दे दिया जाता है उनको। अब वो लिमिटेड टाइम क्या रहेगा बच्चों? तो वो लिमिटेड टाइम रहेगा 1 साल के अंदर अंदर, कभी भी वो 6 महीने रह के आ जाएं, लगातार भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 साल के अंदर अंदर अगर वो 6 महीने रह के आते हैं तो हम उनको एनआरआई कहते हैं। मूवी वगैरह में बड़ा ट्रेंड देखा होगा आपने एनआरआई का, ठीक है। मूवी वगैरह में होता है ऐसा है कि लड़की का पिता एनआरआई ढूंढ रहा होता है कि कोई एनआरआई मिल जाए, लड़की की शादी हो जाए और लड़की को लेके कहाँ चला जाए, विदेश में रहे लड़की, सही रहे। अच्छा, एनआरआई की एक और मैं आपको विशेष क्वालिटी बताऊं, क्या आपको लगता है कि सारे एनआरआई बिल्कुल सच बोल रहे होते हैं कि मैं विदेश में ऐसा काम करता हूँ, मुझे इतना सारा पैसा मिलता है? अधिकतर सच बोलते हैं, पर क्या सब सच बोल रहे होते हैं? थोड़ा डाउट इस पर बन सकता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा वो तुम अपने अपने हिसाब से सोच लो, ठीक है, मैंने आपको बताया है बस। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? एनआरआई समझ गए हो आप क्या होते हैं? एनआरआई फुल फॉर्म आपको बता दी गई है, एनआरआई का टैग कब मिलेगा ये सब कुछ बता दिया है, ओके। 6 महीने तक अगर आप विदेश में रहे हो 1 साल के अंदर अंदर तो आपको एनआरआई का टैग मिल जाएगा, आप एनआरआई कहला सकते हो, ठीक है। दोनों बात समझ गए। तो आज अपन ने एक तो क्या समझा है? डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक अपन ने समझा है क्या? नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो
ये दोनों तो अपन समझ गए हैं। अब आगे देखो बच्चों, अब अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि अपन जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारी चीजें समझ सकें, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स, देखो वस्तुओं के प्रकार। गुड्स दो टाइप की होती हैं, एक फाइनल गुड्स, एक इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं। फाइनल गुड्स जैसे कि मान के चलो, जैसे कि सपोज दैट गेहूं है, गेहूं से आटा बनाया, आटे से ब्रेड बनाया, ब्रेड को खा लिया, तो फाइनल गुड ब्रेड, ठीक है। गेहूं और क्या, गेहूं क्या हो गया, इंटरमीडिएट। गेहूं और आटा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ना तो हम आटे को खा रहे हैं सीधा, ना हम गेहूं को खा रहे हैं सीधा, पर ब्रेड को तो सीधा खा रहे हैं। तो जो ब्रेड है वो फाइनल गुड है, और जो अपनी आटा और अपना गेहूं है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। यहाँ तक दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए फाइनल गुड्स की अगर मैं बात करूं, हिंदी में अंतिम वस्तुएं बोलते हैं कि अंतिम रूप से उपभोग करते हैं, कुल मिलाकर के फाइनली हम इसको कंज्यूम कर ले। तो हम ब्रेड को कंज्यूम कर लेते हैं भाई, सोचते ही नहीं है। अगर भूख लग रही हो, चाय साथ में हो, फिर क्या दिक्कत है। इधर मान के लो इंटरमीडिएट गुड्स, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, मतलब इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते सीधे तौर पर। इंटरमीडिएट गुड को पहले फाइनल गुड में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कंज्यूम करेंगे। क्या आप सीधे सीधे गेहूं या आटा खा सकते हो? मान के लो आपको लग रही हो भूख, आपने मम्मी को बोला कि मम्मी आज मुझे बहुत सारी भूख लग रही है, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मम्मी ला के आटा रख दे, खा ले बेटा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इंटरमीडिएट गुड को आप जब कंज्यूम करोगे, जब आप उसको फाइनल गुड में चेंज कर लोगे। दोनों बात समझ में आ रही हैं कि फाइनल गुड क्या होती है और इंटरमीडिएट गुड क्या होती है। अब देखो फाइनल गुड भी दो प्रकार की होती है बच्चों, सुनो इधर। आज ये लाइट ने कुछ अलग ही सोच रखा है। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिख रखे हैं अलग से, पर कोई बात नहीं, ये भी लिख रखा है मैंने, मोबाइल वाला भी लिख रखा है, आटा ब्रेड वाला भी लिख रखा है, गेहूं वाला भी लिख रखा है। जैसे मोबाइल वाला ही बता देता हूँ, मोबाइल में जो सिम डली है वो है इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि बिना सिम के तो मोबाइल चल सकता है, पर बिना मोबाइल के क्या सिम चल सकती है? नहीं, सिम नहीं है कोई बात नहीं, हम ई सिम डलवा लेंगे। ई सिम नहीं है, हम गेम खेलेंगे मोबाइल में, वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। पर सपोज एट मोबाइल ही नहीं है तो सिम का क्या करोगे? घूमते रहो उसको लेके, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिम क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, और मोबाइल क्या है, फाइनल गुड है। बट ये एग्जांपल थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है, तो आप गेहूं और ब्रेड वाला याद रखो, वो क्या है, अपने घर से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, तो सही लगेगा। चलिए, तो फाइनल गुड भी दो प्रकार की होती हैं बच्चों, एक कंज्यूमर गुड, एक कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड मतलब उपभोक्ता की वस्तुएं, उपभोक्ता सामान खरीदने वाला, बताया था फर्स्ट वाली क्लास में, जो सामान खरीदता है वो कंज्यूमर, जो सामान बना रहा है प्रोड्यूसर, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो फाइनल गुड्स दो प्रकार की हैं भाई, एक तो कौन सी है बच्चों, एक है आपकी कंज्यूमर गुड्स, और एक कौन सी है बच्चों, एक है आपकी कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब भाई जिनका कंज्यूमर यूज कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे, सिंपल बात है, कोई भी सामान हमने खरीदा तो हमारी गुड है वो कंज्यूमर गुड। इधर कैपिटल गुड्स क्या होंगी, कोई भी उत्पादक या कोई भी प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहा है वो हो जाएंगी कौन सी, कैपिटल गुड्स। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। अब आगे देखो, मतलब देखो कैपिटल गुड्स या अपन बात करें, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है बच्चों, बेचना, बना करके बेचना, यही तो प्रोड्यूसर, बनाना ही तो काम है इसका, समझ पा रहे हो। अगर अपन बात करें, देखो एक और मैं आपको बात बता दूं, यहीं रहने दो। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि कोई कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर का टारगेट या कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट होता है बच्चों संतुष्टि। आप कहीं मार्केट में गए, आप शर्ट लेकर के आए, शर्ट बहुत अच्छी है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं भर भर के, आप शादी में जा रहे हैं तो केवल आप ही दिख रहे हैं, ठीक है, लोग बाग आपसे आके हाथ मिला रहे हैं शर्ट की बदौलत, आपकी इमेज शर्ट की बदौलत है, मान के चलो ऐसा हो जाए तो फिर आप बिल्कुल संतुष्ट हो, कितना अच्छा काम किया भाई मैंने शर्ट खरीद करके, ठीक है। तो कंज्यूमर जो होता है उसको चाहिए भैया संतुष्टि, भाई मैंने जो सामान खरीदा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब जो कैपिटल वाला है, कैपिटल गुड्स मतलब प्रोड्यूसर वाला, बेचने वाला, उसको चाहिए प्रॉफिट, लाभ। क्या चाहिए उसको, कि सपोज एट भैया मैं बेचने वाला हूँ, मान के चलो मैं बनाने वाला हूँ, मुझे ये शर्ट बनाने में मान के चलो 200 रुपये की कॉस्ट आती है, 200 कॉस्ट, मैं इसको 500 में बेच रहा हूँ तो 300 का प्रॉफिट। या मैं बनाने वाले को 200 में मैंने बनाया, जो होलसेल में खरीद रहा है मान के चलो मैंने उसको दे दिया 400 में, तो 200 तो मुझे फायदा होगा क्योंकि 200 में बनाया था, 400 में उसे दे दिया, उसने 500 में बेच दिया तो 100 का उसे फायदा हो गया। समझ पा रहे हो। तो इनको चाहिए भाई प्रॉफिट और हमको खरीदने वालों को चाहिए संतुष्टि। समझ पा रहे हो अच्छे से बात। अब आगे देखिए,
तो ये सारी बात मैंने बता दी कि भाई जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा किसका, कंज्यूमर का, वो क्या होगा, संतुष्टि। भाई जो चीज़ मैंने खरीदी वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। और जो इसका ऑब्जेक्टिव, हाँ फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, और जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों, कोई दिक्कत? अब आगे चले। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स भी दो प्रकार की होती हैं, ये तो खैर सिंपल है दोनों। एक होती है ड्यूरेबल और एक होती है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे टाइम तक चल सके, ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो बहुत कम समय के लिए चल सके, सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी, नॉन ड्यूरेबल। एंड उसके अलावा मतलब जो जो चीज़ें जल्दी खराब हो सकती हैं वो सब नॉन ड्यूरेबल हैं, कम समय के लिए चल रही हैं। और जो जो चीज़ें लंबे टाइम तक चल रही हैं वो सब क्या है बच्चों, ड्यूरेबल। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है लंबे समय तक यूज और लंबे समय तक यूज नहीं है, कम समय तक यूज। तो याद रखना है, जैसे कि सपोज दैट आप मोबाइल लेने जाओ, एक बार आप अच्छा मोबाइल खरीदो, लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल। और मान के चलो आपने बिल्कुल किसी अदर ही कंट्री में चाइना खरीद लिया, ठीक है, चाइना का रात को ही बंद हो सकता है घर पे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल हो जाएगा। फिर जैसे एग्जाम्पल की जगह अपन एक घरेलू एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब्जी। सब्जी है नॉन ड्यूरेबल, आप उसको कम समय के लिए यूज़ कर सकते हो। उसमें भी अगर एक और अच्छा एग्जाम्पल लें तो होटल की सब्जी। होटल की सब्जी आपने सुबह मंगाई, शाम तक खा ली तो खा ली, फिर वो खिलेगी भी नहीं, खराब हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप उसको फ्रीज में भी आप रख दोगे ना उसको, तो भी वो 1-2 दिन में अलग ही टाइप की हो जाती है होटल वाली सब्जी, क्योंकि वो क्या है, पहले से ही सारा सब कुछ तैयार करके रखते हैं ना, उस वजह से ऐसा है। तो याद रखना है आपको कि भाई नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक ना चले या लंबे समय तक यूज हम उसको ना कर पाएं, और ड्यूरेबल मतलब जिसको हम लंबे समय तक यूज कर पाएं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, अब बात आ जाए, अगर कभी आपसे चाहे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात की जाए, चाहे कभी आपसे जीडीपी की बात की जाए, आपको हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू बतानी है। अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स या केवल गुड्स बोला तो गलत, क्योंकि गुड्स तो कई प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं भाई गुड्स तो, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। आपको बोलना है कि सर फाइनल गुड की फाइनल वैल्यू। समझ पा रहे हो? अगर मैं कभी आपसे जीडीपी वगैरह भी पूछूं तो आपको यही बोलना है कि एक देश की सीमा रेखा के अंतर्गत सामान्य निवासियों, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा फाइनल गुड्स की फाइनल वैल्यू ही क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि चाहे बच्चों कभी बात की जाए नेशनल इनकम की, चाहे बात की जाए जीडीपी की, तो इसमें आपको फाइनल गुड्स का अंतिम वैल्यू का मूल्य ही बताना है। अंतिम मूल्य, सॉरी, अंतिम वस्तु कुल मिला के फाइनल गुड्स की वैल्यू ही आपको बतानी है। यहाँ तक कंप्लीट है, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए नेक्स्ट। अब आता है अपना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नेशनल इनकम को समझने के लिए काफी इंपोर्टेंट है, नेशनल इनकम एग्रीगेट। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय समुच्चय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय समुच्चय। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देख लो मैं बताता हूँ आपको। पहले इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी। क्या पढ़ेंगे? जीडीपी। उसके बाद पढ़ेंगे एनडीपी, उसके बाद पढ़ेंगे जीएनपी, उसके बाद पढ़ेंगे एनएनपी। ये सब मैंने इधर एमपी लिखा है। एमपी मतलब बच्चों मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। इधर जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी सेम है, पर इधर मैंने एफसी लिखा है, फैक्टर कॉस्ट। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म कैसे बनानी है वो बता देता हूं मैं आपको, फिर आपको मैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट समझाऊंगा। तो देखो, अगर बात करें बच्चों हम इनकी, तो मैं इधर एग्जांपल इधर ले लूँ, जीडीपी का ले लेते हैं पहले, फिर एनडीपी का ले लेते हैं। देखो इधर आओ, अगर हम बात कर लें जीडीपी, एक एनडीपी, और ले लेते हैं हम जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी, एनएनपी, इन सब की फुल फॉर्म देखो मैं बताता हूं कैसे बनानी है, एक समझ लो सारी बन जाएंगे। सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं, जब भी जी देखने को मिले तो इसका मतलब है ग्रॉस। क्या मतलब है इसका? ग्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शकल। क्या बोलते हैं? तुम्हारी शकल नहीं, ये वो वाली शकल नहीं है, ठीक है, शकल बोलते हैं ग्रॉस को, इतना याद रखना है। नेक्स्ट डी, डी फॉर
क्या बोल रहा है डी फॉर? हाँ, डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बोलते हैं घरेलू, क्या बोलते हैं? और पी फॉर, कितने इंटेलिजेंट हो, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद, क्या बोलते हैं? तो देखिए फुल फॉर्म बन गई आपकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कोई दिक्कत? बस ये सीख जाओ, सारे सीख गए, बस एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी बीच में। अब अगर इसकी बनाएंगे हम, तो इसकी बनाने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जब जब एन स्टार्टिंग में, एक मिनट इसको मिटाने दो। देखो बच्चों, याद आपको ये रखना है कि जब भी जीवन में मतलब इनके जीवन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी इनके जीवन में एन अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इस नेट का मतलब इस एन का मतलब होगा नेट। क्या मतलब होगा इसका? नेट, कुल। इसको क्या बोलेंगे? कुल, हिंदी में ये कुल, ठीक है। समझ पा रहे हो कि भाई जब एन स्टार्टिंग में आए तो इस नेट का मतलब है कुल, ठीक है। अगर एक और चीज देख लो पहले, अगर ये एन बच्चों स्टार्टिंग की जगह मिडिल में आए, मतलब बीच में अगर ये आता है, मिडिल में अगर ये आता है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? नेशनल। क्या होगा? नेशनल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। समझ गए? बस ये समझ गए, अब सबकी आपकी फुल फॉर्म कंप्लीट है। बना दो इसकी। कितने इंटेलिजेंट हो इसकी? क्या बात है इसकी? ऐसे बच्चे होने चाहिए, देखो यूं बना दें अपना चारों के चारों। अब इनकी भी बना दोगे आप, इनकी भी बना दो, सेम यही है, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए कि भाई फुल फॉर्म कैसे बनानी है, बना लोगे आप, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। कुल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। आप इंग्लिश में याद रखो, आप हिंदी में याद रखो। तो ये याद है, यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत? चलिए अब आप समझ लो बच्चों दो चीजें, जैसे कि देखो कहीं कहीं पर मैंने लिखा है एमपी, कहीं कहीं पर मैंने लिखा है एफसी, तो इन दोनों को समझ लो। जैसे इन दोनों को समझा आपने, आपके ये दोनों कंप्लीट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले एमपी की मार्केट प्राइस, एक मिनट मोटा बना, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं स्टूडेंट्स एमपी मार्केट प्राइस, क्या होता है ये? मार्केट प्राइस सिंपल, कोई गुड्स मार्केट में कितने प्राइस पर बेची जा रही है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो याद रखना है मार्केट प्राइस तो ये होता है। अब एक होता है फैक्टर कॉस्ट एफसी, किसी भी गुड को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में क्या, देखो मार्केट प्राइस को तो सिंपल है बाजार मूल्य, ये तो हो गया आपका मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? साधन लागत। क्या बोलेंगे? साधन लागत। तो देखो जब मैं बात करूंगा मार्केट प्राइस की, तो किसी वस्तु को बाजार में कितने रुपए में बेचा गया है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, वो फैक्टर कॉस्ट है। मार्कर बनाने में मान चलो 20 रुपए लगे, वैसे 20 का नहीं है ये, ज़्यादा का होगा, पर मान लेते हैं कि इसको बनाने में 20 रुपए लगे और ये मुझे बेचा गया 200 रुपये में, तो बनाने में पैसा लगा कितना, फैक्टर कॉस्ट, बेचा मार्केट कॉस्ट, ठीक है। घाटा इंक्लूड कर लिया जाएगा जो भी रहेगा। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर अब इसकी फुल फॉर्म देखें हम, इधर ही आओ वापस, अगर हम इन सब की फुल फॉर्म देखें इस आधार पर कि अगर मान के चलो मैंने लगा दिया यहाँ पर एमपी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हिंदी में भी देख लेते हैं, सकल बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य,
बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर कुल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे भी एमपी लगा दिया मान के चलो मैंने, तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे भी एमपी लगा दिया मैंने मान के चलो, तो बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद लिख दोगे। अब इन सब की जगह मान के चलो मैं एफसी लगा दूं बच्चों, इसको भी लगा के देख ही लेते हैं। मान चलो इन सब की जगह मैं लगा दूं एफसी, क्या लगा दूं, एफसी, तो इसको भी देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में देख लेते हैं बच्चों एक बार। सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, वो भी किस पर, साधन लागत पर या कारक लागत पर, ठीक है। कुल घरेलू उत्पाद, वो भी किस पर, साधन लागत पर, या ऐसे ही बोल सकते हो साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद, एक ही बात है। तो समझ पा रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई फुल फॉर्म कैसे बनानी है। कुछ टफ लग रहा है, सिलेबस भी सही चल रहा है, ठीक है। अब देखो, तो यहां तक तो बच्चों आप समझ गए हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वही है जो मैंने बताई है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बच्चों, और आपका हो तो मैं एक बार रिवीजन करा दूं सारा स्टार्टिंग से अभी तक, ना या हाँ। विशाल सर कंप्लीट है, हो गया, टाइम बताओगे विशाल सर मुझे, ठीक है। तो एक बार देखो हम स्टार्टिंग से बस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक आज कंप्लीट किया है। तो देखिए स्टूडेंट, हम इधर ही देख लेते हैं। सबसे पहले जाना हमने स्टूडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या जाना, घरेलू सीमा क्षेत्र, इसके बारे में हमने डिटेल के साथ में यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने जाना EEZ, क्या जाना, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन शामिल होंगे और कौन कौन शामिल नहीं होंगे। तो जो शामिल होंगे उनको हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा ये भी शामिल होंगे, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। और कौन कौन शामिल नहीं होंगे, तो ये सब इसमें शामिल नहीं होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। आपका एक बार रिविजन करा दूं अगर नहीं आया उस समय में, तो आ गया समझ में अच्छे से, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी हम नेशनल इनकम की या जीडीपी की बात करेंगे तो आपको फाइनल गुड्स के बारे में ही बात करनी है, फाइनल गुड्स की वैल्यू, समझ पा रहे हो। गुड्स के टाइप देखे हमने, तो भाई गुड्स के टाइप फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के भी दो टाइप हमने देख लिए हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के भी हमने दो टाइप देख लिए हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हमने जाना है इन सब के बारे में। अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूं, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एक शब्द में या कुछ चंद शब्दों में आप नेशनल इनकम के बारे में बताइए, तो आप उसको NNP-MP बोल के आ जाओ। क्या बोल दोगे आप उसको, NNP-MP बोल के आ जाना। अगर वो पूछे कि भैया ये क्या होती है, तो बोल देना सर्च कर ले जाकर के, सिंपल बात। वो उसका काम है भाई। हमने बता दिया कि भाई राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। अब उसको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया है और तुम्हारे पास टाइम है तो समझा दो। लेकिन अगर सपोज दैट वो आपको चेक करने के लिए पूछ रहा तो मत समझाओ, ठीक है। जैसे सपोज दैट बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आपको चेकआउट कर रहे होते हैं, तो भाई देख लेते हैं एक बार पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या फिर पढ़ रहा है तो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है या मेरे से कम पढ़ रहा है। तो जो ऐसे करे ना उसको केवल NNP-MP बोल के आ जाओ, करता रहे सर्च, ढूंढया, ठीक है, सिंपल बात। देखो बच्चों एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ, क्लास खत्म होने वाली है। 2015 के पहले, 2015 के पहले जो हम नेशनल इनकम निकालते थे, वो निकालते थे बच्चों हम, इधर देखो एक मिनट, देखो इंटरेस्टिंग फैक्टर ध्यान सुनना है। 2015 के पहले, या इधर भी लिख दो बिफोर 2015, कि 2015 के पहले जो हम नेशनल इनकम को निकालते थे, इस नेशनल इनकम को बच्चों हम NNP-FP, ध्यान देना है आपको, NNP-FC फैक्टर कॉस्ट, FP नहीं FC, तो NNP-FC पर हम इसको निकालते थे 2015 के पहले। ऐसा क्यों, ये
अगर आपने कल वाली क्लास देखी थी, आप आए थे सब, तो बताओ कल वाली क्लास में बताया था मैंने। वेरी गुड, क्योंकि हमने एक आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र का एक मेथड अपनाया था, 2015 में अपनाया था। मेथड का नाम क्या है? वेरी गुड, SNA 2008। अपनाया कब था? 2015 में। उसी वजह से हम 2015 के पहले तो बच्चों नेशनल इनकम की जब मेजरमेंट करते थे, नेशनल इनकम का जब मेजरमेंट करते, उसका आकलन करते थे, तो NNP फैक्टर कॉस्ट पर निकालते थे। आफ्टर 2015 अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि आफ्टर कि भाई 2015 के बाद में अभी प्रेजेंट टाइम तक हम जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं वो हम काय पर करते हैं बच्चों? NNP, और वो भी कौन सा वाला? मार्केट प्राइस, MP वाला। कौन सा वाला बच्चों? MP वाला। तो अभी हम जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं NNP MP पर, मार्केट प्राइस पर। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? सही लगी है? सब चीज़ें समझ में आ गई हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? ठीक है, अपना सिलेबस टाइम पर हो जाएगा, अपन कोशिश यही करेंगे, बस आप रेगुलर का रेगुलर पढ़ते रहो, क्योंकि सिलेबस आगे जाता जा रहा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर तो वही है कि बिल्कुल अपने पास पोथी भर भर के किताबें रखी हुई हैं पर पढ़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो YouTube वाले साथियों, जितने भी दोस्त हैं, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता सकते हैं उस मिस्टेक को, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। और देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। आप इन सभी क्लासों के नोट्स फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और आप भी आपको वैसे सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो नोट्स होने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाले हैं, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है अगर आप डाउनलोड करते हो तो। ठीक है, एंड इसके साथ ही क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।